अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर हम एक ऐसे मुल्क की बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने अक्सर और बेशतर सुना होगा कि वेस्टर्न सैंक्शंस के बावजूद ये मुल्क अभी तक कैसे सरवाइव कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ईरान की। और आज की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर ये मुल्क इतना ज्यादा रेलिवेंट कैसे है, स्पेशली अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें। जी, 26 अक्टूबर 2024 को जब इसराइल ने ईरान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर की तो इसराइल की यूएस के सपोर्ट होने की वजह से इनिशियली ये लग रहा था कि इसराइल वन हैंडेडली डोमिनेट करेगा इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। लेकिन क्योंकि अगर हम दोनों की इकोनॉमी को कंपेयर करें तो ईरान की इकोनॉमी अभी $430 बिलियन है, जबकि इसराइल की $528 बिलियन। और लेकिन यूएस के इसराइल के सपोर्ट होने के बावजूद अगर मैं ये कहूं कि यूएस इज एक्चुअली अफ्रेड ऑफ ईरान तो आप सब लोग यकीनन सरप्राइज्ड होंगे। लेकिन ईरान इज एक्टिंग लाइक अ गैंगस्टर जियोपॉलिटिकली। वो कैसे कि मिडिल ईस्ट के अंदर अगर हम देखें तो हिजबुल्लाह और हमास को फंड करता है। इसके अलावा अगर रशियन वॉर अगेंस्ट यूक्रेन हम देखें तो वहां पे रशिया की सपोर्ट ईरान ने की। उसके अलावा यूएस की वार्निंग्स के बावजूद ईरान ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर काम किया और अक्सर और बेशतर हमने देखा कि ग्लोबल ऑयल सप्लाईज को भी डिस्टर्ब करने में ईरान का एक अहम किरदार रहा है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए यूएस की तरफ से हमें एक स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स देखने को मिला और यूएस ने हर वो कोशिश की जिसके जरिए से वो ईरान की डोमिनेंसी को कम कर सके। अगर हम बात करें 1980 से 90 तक तो हम देख सकते हैं कि यूएस ने ईरान के ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगाई और उसे ग्लोबल ट्रेड से किस तरह से कट ऑफ किया। इसके अलावा 1979 में यूएस ने ईरान की $12 बिलियन एसेट्स को भी फ्रीज किया और दूसरे ममालिक के ऊपर पाबंदी लगाई कि वो ईरान से ऑयल सप्लाईज नहीं कर सकते एक्सेप्ट फ्रॉम चाइना। इसके अलावा हमने ये देखा कि ईरान और इराक की वॉर में यूएस ने किस तरह से इराक को सपोर्ट किया। इन सारी सिनेरियोज के देखते हुए ईरान इतना ज्यादा डोमिनेंट और रेलिवेंट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कैसे है। एक ऐसा मुल्क जो कि जियोपॉलिटिकली और जियो इकोनॉमिकली दोनों तरफ से गिरा हुआ है। अगर जियो इकोनॉमिकली हम बात करें तो सैंक्शंस के जरिए और जियोपॉलिटिकली हम देखें तो डिफरेंट वॉर्स के अंदर इंडल्ज है, बट स्टिल हाउ ईरान इज सर्वाइविंग। तो आज हम इस पे बात करेंगे। तो आज हम कुछ ऐसे फैक्टर्स देखेंगे जिनकी वजह से ईरान आज तक सर्वाइव कर रहा है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर अभी तक रेलिवेंट है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन से कि जब 13 महीने का एक लंबे अरसे का प्रोटेस्ट जिसकी बदौलत शाह ऑफ ईरान का ओवरथ्रो होता है और आयतुल्लाह खमीनी उसको टेक ओवर करते हैं। और इसी रेवोल्यूशन के दौरान स्टूडेंट्स जो कि यूएस एम्बेसी के ऊपर हमला करते हैं और वहां पे यूएस सिटीजन्स और डिप्लोमेट्स को 444 डेज के लिए होस्टेजेस के तौर पर अपने पास रखते हैं। इसके रिस्पॉन्स में यूएस ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाता है और यूएस अपनी डिफरेंट कंपनीज जैसा कि पेप्सिको और आईबीएम इनको ईरान से वापस बुला लेता है। और उस वक्त के यूएस के जो प्रेसिडेंट जिमी कार्टर वो ईरान के ऊपर ऑयल एम्बार्गोज लगाते हैं और इसके अलावा ईरान के जो 12 बिलियन एसेट्स होते हैं उनको फ्रोज कर देते हैं। इन सारी सैंक्शंस के बावजूद ईरान की इकोनॉमी अभी तक स्लो डाउन नहीं की। अगर हम कंपैरेटिवली बात करें तो वेनेजुएला के ऊपर इस तरह की सैंक्शंस लगाई गई थी और आज वेनेजुएला एक ऐसी कंडीशन में है कि उनके लोगों के पास खाने पीने के लिए भी चीजें सही तरह से मुहैया नहीं है। और अगर उसके बरक्स ईरान की बात करें तो हम ईरान न्यूक्लियर वेपन भी बनाता है, ईरान चाइना के साथ ऑयल ट्रेडिंग भी करता है और इसके अलावा रशिया को भी यूक्रेन वॉर के अंदर सपोर्ट करता है। तो आज हम कुछ ऐसे फैक्टर्स की बात करेंगे कि जिनकी बदौलत ईरान इतना ज्यादा रेलिवेंट है और इतना ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है जो कि जिसको हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ईरान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अगर हम ईरान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करें तो चारों अतराफ से ईरान बहुत ज्यादा महफूज है। अगर हम नॉर्थ साइड पे बात करें तो कैस्पियन सी और अल्ब्रोस माउंटेन, अगर हम वेस्ट पे बात करें तो वहां पर ज़ाग्रोस माउंटेन और इसके अलावा ईस्टर्न साइड्स पे ईरान के जो डेजर्ट्स हैं और इसके अलावा सदर्न साइड पे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। तो इस तरह की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने की वजह से ईरान को बहुत ज्यादा एज है। नॉर्दर्न साइड की बात करें जहां पे कैस्पियन सी और अल्ब्रोस माउंटेन है, दोनों को क्रॉस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और खासतौर पर सर्दियों में जहां पे माउंटेन्स के ऊपर बर्फ वगैरह पड़ जाती है तो इस तरह का टेरेन ईरान के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। इसी तरह से वेस्टर्न साइड्स पे ज़ाग्रोस माउंटेन जो कि ईरान को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं और हिस्ट्री में हम देख चुके हैं कि ईरान और इराक की वॉर के अंदर
किस तरह से इन माउंटेन्स के रफ होने की वजह से ईरान को कितना ज्यादा फायदा पहुंचा था, और इराक के जो मिलिट्री वेपन्स थे और लोग थे वो किस तरह से इन माउंटेन्स के अंदर स्ट्रक हो चुके थे। और सदर्न साइड की बात करें तो जहां पर पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेड के हवाले से और ऑयल सप्लाईज के हवाले से। और ऑयल सप्लाईज का जो 5वां हिस्सा है वो उसकी जो ट्रेड होती है वो इन स्टेट्स के थ्रू होती है, जिसकी वजह से अगर ईरान इन स्टेट्स को ब्लॉक कर दे तो ग्लोबल ऑयल सप्लाईज के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से प्राइसेस हाइक कर जाएंगे, जिसकी वजह से यूएस हमला करने से पहले बहुत दफा सोचता है। सेकेंडली जो इंपॉर्टेंट चीज है ईरान की स्ट्रेटेजी के अंदर वो है प्रॉक्सी वॉर स्ट्रेटेजीज। जैसा कि हम सबको मालूम है कि मिडिल ईस्ट के अंदर किस तरह से ईरान डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन किए बगैर अपनी प्रॉक्सीज के जरिए से किस तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर अपना एक इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस जमाए हुए हैं। अगर हम बात करें लेबनान के अंदर तो हिजबुल्ला, अगर हम बात करें गाजा के अंदर तो हमास, अगर हम बात करें यमन के अंदर तो हुतीस, इन सारी प्रॉक्सीज की बदौलत ईरान डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन किए बगैर अपनी डोमिनेंस को कायम रखे हुए है। एक और फैक्टर जो कि करंट पॉलिटिक्स के अंदर वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है और रेलेवेंट है वो है वर्ल्ड ऑर्डर की डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो अभी का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो मल्टीपोलरिटी की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, और जिसकी वजह से डिफरेंट एक्टर्स जो कि ग्लोबल ऑर्डर के अंदर हमें नजर आते हैं, इसका ईरान को बहुत ज्यादा फायदा होता है। जहां एक तरफ वेस्टर्न सैंक्शंस ईरान के ऊपर पाबंदी लगाती हैं ट्रेड की, वहां पे ईरान को चाइना की तरफ दूसरा रास्ता मिल जाता है, और हम देखते हैं कि ईरान के सैंक्शंस लगाने के बावजूद 90% ऑफ द ट्रेड जो ईरान करता है वो चाइना के साथ है। और इस वर्ल्ड ऑर्डर की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ईरान को एक एज मिलता है कि एक तरफ यूएस सैंक्शंस के होते हुए भी चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करे और अपनी ट्रेड वॉल्यूम को बढ़ाए। और इसके साथ साथ एक और फैक्टर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ईरान की डोमेस्टिक इंडस्ट्री। 31% जो ईरान की एम्प्लॉयमेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है। मतलब ईरान की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है जो कि प्लास्टिक के ऊपर और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बेस करती है वो ईरान का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जब वेस्टर्न सैंक्शंस ईरान के ऊपर लग गई तो ईरान ने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा, मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज्यादा फरोग दिया, जिसकी वजह से ईरान का सैंक्शंस होने के बावजूद वो इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है और अभी तक सर्वाइव कर रहा है। एक और चीज जो कि लास्टली डिस्कस करना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सैंक्शंस के बावजूद ईरान किस तरह से अपना रॉ मटेरियल सेल करता है। तो देयर आर 2 मेथड्स, एक वाइज स्ट्रिपिंग और दूसरा हवाला सिस्टम। ये दोनों मेथड्स ऐसे हैं जो कि ईरान को सैंक्शंस के बावजूद अपने जो रॉ मटेरियल है उसको सेल करने में मददगार साबित होते हैं। अगर हम वाइज स्ट्रिपिंग के मेथड की बात करें तो अगर मैं शॉर्टली आपको इस चीज के बारे में बताऊं तो वहां पे ईरान अपने लोकल बैंक्स के जरिए से ट्रांसफर करता है, जिसके थ्रू ईरान के जो ट्रांजेक्शंस शो होती हैं वो ईरान की अपने बैंक की शो नहीं होती। और इसके साथ साथ हवाला सिस्टम के थ्रू ईरान अपनी मनी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, जिसके थ्रू वो इन सैंक्शंस होने के बावजूद अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल कर पाता है। तो इस तरह टॉपिक को अगर हम कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं ग्लोबल ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और चेंज हो रहा है, यूनिपोलैरिटी से मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहा है, तो डेवलपिंग कंट्रीज और दूसरी स्टेट्स को अपने मसल्स को थोड़ा फ्लेक्सिबल करने की इसमें बहुत ज्यादा एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है। जिस तरह से हमने ईरान की एग्जांपल को लेके देखा कि सैंक्शंस होने के बावजूद चाइना के साथ उसकी जो ट्रेड है वो उसकी इकोनॉमी के ऊपर इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ने दे रही, क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर हर स्टेट का नेशनल इंटरेस्ट उसके लिए बहुत ज्यादा अहम होता है, और विदाउट प्रॉस्परिंग इन इकोनॉमी कोई भी स्टेट इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं रहती। और अगर आपकी ट्रेड्स, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का बैलेंस मेंटेन ना हो, आपकी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो तो रही हो लेकिन सेल ना हो, तो इससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन हमें ईरान के इस बिहेवियर से एक पॉलिसी लेसन लेना पड़ेगा कि किस तरह से सैंक्शंस के बावजूद ईरान अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के जरिए से और दूसरी तरफ चाइना के साथ अपनी ट्रेड के जरिए से इस बैलेंस को मेंटेन किए हुए है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं आप सब लोगों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।